वेलकम फ्रेंड्स। चैप्टर नंबर 5 नाम है इंजन ऑफ ग्रोथ एंड पर्टिकुलरली इसमें आपको हम पढ़ाएंगे रोमर्स मॉडल। वेल मेरे बच्चों, अब तक आपने हमेशा सुना होगा कि पॉपुलेशन इज़ नॉट गुड फॉर एन इकोनॉमी, पॉपुलेशन इज़ बैड। इस मॉडल के थ्रू हम आपका ये व्यू पॉइंट चेंज करेंगे और हम आपको बताएंगे क्यों आपकी पॉपुलेशन एक्चुअली में कैन बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज एज वेल। आइए पढ़ते हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द मॉडल। Well, the Roman model endogenizes technological progress by introducing the search for new ideas by researchers interested in profiting from inventions. इसका मतलब है बच्चों, आपके प्रोडक्शन फंक्शन में ही आइडियाज़ को इनबिल्ट कर दिया जाएगा रोमर्स मॉडल में। इसको इसीलिए बोलते हैं एंडोजीनियस मॉडल। द मॉडल इज डिजाइन टू एक्सप्लेन वाई एंड हाउ द एडवांस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड शो सस्टेन ग्रोथ। तो बेसिकली ये मॉडल ज़्यादातर एप्लीकेबल रहेगा डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के लिए। As was the case with the Solow model, there are two main elements of Romer: an equation describing the production function and a set of equations describing how the inputs for the production function evolve over a period of time. The aggregate production function in the Roman model describe how the capital stock K and labor Ly combine to produce output Y using the stock of ideas A. आइए इसको समझते हैं। सो दिस इज़ आवर प्रोडक्शन फंक्शन। अगर आप नोटिस करेंगे तो ऐसा आपको सोलो में भी मिला था। इनकेस आपने सोलो वीडियो नहीं देखा तो पहले जाके देख लीजिए। वहाँ पर मेरा बच्चा बस जो फ़र्क था वो ये था कि ए एलिमेंट नहीं था और खाली एल लिखा था, एल वाई नहीं लिखा था। तो ये दोनों एलिमेंट्स के क्या इंपॉर्टेंस है मैं बताता हूँ। एल को एल वाई क्यों लिखा ये अभी आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। ए मैंने आपको बताया ना, वो आइडियाज़ को, टेक्नोलॉजी को इनबिल्ड कर देंगे प्रोडक्शन फंक्शन में। So for a given level of technology A, the production function in equation 1 shows constant return to scale in K and Ly. However, when we recognize that ideas are also an input into production, then there are increasing returns. तो कहता है अगर आप A को इग्नोर कर देते हो तो constant return to scale है, और अगर आप A को भी इनपुट मानते हो तो there are increasing returns to scale. बच्चा कहता है कि आप प्रूव कर सकते हो। वेल काफ़ी तरीके, एक तरीका और मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप ये प्रूव कर सकते हैं। वेल अगर आपको आउटपुट डबल करना है तो आप खाली L और K को डबल करोगे, आउटपुट डबल हो जाएगा, तो कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल। ठीक है, आपने ये माना दो इनपुट्स हैं। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके तीन इनपुट्स हैं और आउटपुट डबल करने के लिए तीनों इनपुट डबल नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ दो ही इनपुट डबल करने पड़ेंगे, तो वो भी तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स हुआ मेरे बच्चों। तो बच्चा कहता है आइडिया क्यों नहीं डबल करना पड़ेगा। आप चैप्टर 4 एक बार ही देखा ही, अगर नहीं देखा तो हमने आपको बताया था कि उसकी नेचर ही ऐसे होती है आइडिया की, एक बार ही वो डेवलप हो गया उसके बाद उस पर कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। एक और तरीका इसमें यहाँ पर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, वन स्टीव जॉब्स इन्वेंटेड द प्लान्स फॉर असेंबलिंग पर्सनल कंप्यूटर, दोज प्लान द आइडिया डिड नॉट नीड टू बी इन्वेंटेड अगैन। टू डबल द प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स ही नीडेड ओनली टू डबल द प्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट सेमीकंडक्टर्स एंड फाइंड अ लार्जर गेराज। दैट इज द प्रोडक्शन फंक्शन शोज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एंड लेबर एंड देयरफॉर मस्ट शो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल विद रिस्पेक्ट टू ऑल थ्री इनपुट्स। So if you double capital, labor and the stock of ideas, then you will more than double output. यानी अगर आप आपके आइडियाज़ को भी बढ़ाओगे तो फिर डबल नहीं होगा, आउटपुट डबल से ज़्यादा होगा नए आइडिया के साथ। The accumulation equations for capital and labor are identical to those for Solow, जिसमें हम कहते थे change in investment minus depreciation is accumulation of capital stock. So capital accumulates as people in the economy forego consumption at some given rate SK. That is, अगर आप forego करोगे consumption तो you must be saving, and that saving will automatically become investment. And depreciates at the exogenous rate D. Labor, which is equivalent to the population, grows exponentially at some constant and endogenous rate N. So L by L is equal to N. According to Roman model, AT is the stock of knowledge or the number of ideas that have been invented over the course of history up until time T. तो सपोज एक इकोनॉमी की बात करते हैं, आज की डेट में उसके पास जितने भी नंबर ऑफ आइडियाज़ हैं जो पहले से लेके आज तक जितना भी टोटल स्टॉक ऑफ आइडियाज़ है उसको बोलते हैं AT। देन ए इज़ द नंबर ऑफ न्यू आइडियाज़ प्रोड्यूस एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, और ए है जैसे एक साल में कितने आइडियाज़ डेवलप हुए। सो इन द सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ द मॉडल, ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पीपल अटेम्प्टिंग टू डिस्कवर न्यू आइडियाज़ LA मल्टीप्लाइड बाय द रेट एट विच दे डिस्कवर न्यू आइडियाज़ डेल्टा बार। मेरे बच्चों आपको याद होगा मैंने अभी बताया था आपको कि यहाँ पे LY लिखा हुआ है, ऐसा क्यों लिखा है मेरे बेटा। यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं राजे कि आपके जो लेबर है टोटल उसमें से कुछ लोग LA होंगे, LA प्रपोर्शन, और कुछ LY प्रपोर्शन होंगे। बच्चा कहते हैं इसका क्या मतलब है, मैं बताता हूँ। सपोज 100 लेबर फोर्स है, उसमें से 40% आइडिया में जा रही है, 60% मैन्युफैक्चरिंग में जा रही है, तो LA जो है वो 40% हो जाएगा, LY 60%। सर थोड़ा और समझाता हूँ। अगर आप अभी पढ़ाई के बाद PhD करते हो तो फिर आप LA का कंपोनेंट माने जाएंगे, और अगर आप जॉब करते हो, अपना स्टार्टअप करते हो, तो आप LY का कंपोनेंट माना जाएंगे।
The rate at which researchers discover new ideas might simply be a constant. On the other hand, one could imagine that it depends on the stock of ideas that have already been invented. For example, perhaps the invention of ideas in the past raises the productivity of researchers in the present. In this case, that delta rate would be an increasing function of A. The discovery of calculus and development of integrated circuits are examples of ideas that have increased the productivity of later research. हमने यहाँ पर ये मान लिया कि सपोज 100 लोग सपोज काम में लगे हुए हैं आइडिया डेवलपमेंट में, और एक पर्टिकुलर सपोज 10% रेट पर नए आइडिया डेवलप करते हैं, यानी 10 न्यू आइडियाज़ आएंगे। यस, लेकिन मेरा बच्चा आप कितने आइडिया डेवलप करते हो ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आपके पास एटी कैसा है, आपके पास अपना पुराना स्टॉक ऑफ आइडियाज़ कैसा है। अगर आपके पास पुराने स्टॉक ऑफ आइडियाज़ बहुत ही बेहतरीन है तो आगे जो आपके आइडियाज़ आएंगे वो इंक्रीजिंग रेट पर भी आ सकते हैं। उसके बाद कहते हैं ऑन द अदर हैंड परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस आइडियाज आर डिस्कवर्ड फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट आइडियाज आर इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू डिस्कवर। इन दिस केस अ डेल्टा बार वुड बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ ए। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास बहुत ही बेसिक आइडियाज़ ही हो, पहले कोई ऐसे आइडिया ना हो जो अभी कि आपको आइडिया डेवलपमेंट में कुछ खास मदद कर रहा हो, या उसी आइडिया को आप दोबारा डेवलप कर रहे हो जो ऑलरेडी बेसिक आइडियाज़ पहले से डेवलप्ड हैं। इन दैट केस डेल्टा बार वुड बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अब ये जो डेल्टा बार है, जिस रेट पर आपके आइडिया डेवलप होते हैं, उसको हमने लिखा डेल्टा ए फाई। फाई क्या है बताते हैं। where delta and phi are constant in this equation, अगर phi greater than 0 है तो ये इंडिकेट करता है productivity of research increases with the stock of ideas that have already been discovered, यानी वही कि पुराने आइडियाज़ अच्छे हैं। अगर phi less than 0 है तो it corresponds to the fishing out case in which the fish become harder to catch over time। तो इसका मतलब है पुराने वाले ही आइडिया दोबारा डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। और अगर phi 0 है तो it indicates that the tendency for the most obvious idea to be discovered first exactly offsets the fact that old ideas may facilitate the discovery of new ideas, that is the productivity of research is independent to the stock of knowledge। और अगर phi 0 है तो इसका मतलब पुराने आइडियाज़ का आपके नए आइडिया के डेवलपमेंट में कोई रोल नहीं है। It is also possible that the average productivity of research depends on the number of people searching for new ideas at any point of time। तो एक तो आप कितने आइडिया डेवलप करोगे इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है कि ऑलरेडी स्टॉक ऑफ आइडियाज़ क्या है आपके पास। ये इस पे भी डिपेंड करना चाहिए कि कितने लोग सेम आइडिया को के लिए जा रहे हैं, क्यों डुप्लीकेशन हो सकती है। सो फॉर एग्जाम्पल परहैप्स डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट इज मोर लाइकली व्हेन देयर आर मोर पर्सन एंगेज इन रिसर्च। वन वे ऑफ मॉडलिंग दिस पॉसिबिलिटी इज टू सपोज दैट इट इज LA lambda, where lambda is some parameter between 0 and 1 rather than LA that enters the production function for new ideas। तो अब मेरा बच्चा जो हमारी आइडिया का जो आइडेंटिटी था ए का, जो आपने ऐसा लिखा था, तो दिस हैज़ बिन रिप्लेस विद दिस, एंड मेरे बच्चों दिस हैज़ बिन रिप्लेस विद दिस। तो ये आपने LA को कर दिया LA लैम्डा, अब ऐसा दिखेगा ये। तो इसके सिग्निफिकेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। दिस टेल्स मी दैट आइडिया डेवलप्स विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो आइए इसमें फाई के बारे में बात कर चुके हैं, लैम्डा के बारे में बात होगी। For reasons that will become clear, we will assume that phi is less than 1 equages to and 4 illustrates that a very important aspect of modeling economic growth, individual researchers being small relative to the economy as a whole, take this delta bar as given and see constant return to research. As in equation 2, an individual engaged in research creates delta bar new ideas. In the economy as a whole, however, the production function for ideas may not be characterized by constant return to scale, while delta bar will change by only a small amount in response to the action of single researcher. It clearly varies with aggregate research effort। ये मैं आपको एक एग्जांपल से सिखाता हूँ, ठीक है। तो ये एग्जांपल मैं ब्लू में अभी आपको बता रहा हूँ, उस एग्जांपल से ये समझ आ जाएगा सर। ये पढ़ते हैं पहले। For example, if lambda is less than 1 may reflect an externality associated with duplication. Some of the ideas created by an individual researcher may not be new to the economy as a whole. For example, congestion on highway. Each driver ignores the fact that his or her presence makes it slightly harder for other drivers to get where they are going. The effect of any single driver is negligible, but summed across all the drivers, the effect can be very important। इसका मतलब है बच्चे, एक बंदा अपना आइडिया डेवलप करने में लगा हुआ है, ठीक है, दूसरा भी लगा हुआ है, तो सिंगल से फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर वो एक ही आइडिया डेवलप करने में लगे हुए हैं तो एज एन एग्रीगेट इकॉनमी के पास कोई नए आइडियाज़ आएंगे ही नहीं, या बहुत कम न्यू आइडियाज़ आएंगे बच्चों। तो हमारे आइडिया डेवलपमेंट बेसिकली दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। मैं तीन बोल देता हूँ इसको, कि कितने लोग आइडिया डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, क्या क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ आइडियाज़ आपके पास ऑलरेडी पोजेस करते हो आप, और कितनी डुप्लीकेशन है मेरे बच्चों। Similarly, the presence of A phi is treated as an external to individual agent. Consider the case of phi being greater than 0, reflecting a positive knowledge spillover. The gains to society from the theory of gravitation far outweighed the benefit that Isaac Newton was able to capture. Much of the knowledge he created spilled over to future researcher. Of course, Newton himself also benefited from the knowledge created by previous scientists such as Kepler, as he recognized in the famous statement, बहुत अच्छी statement है, ध्यान से करना, आगे भी यूज़ होगी। If I have seen farther than others, it is because I was standing on the shoulders of giant। तो बेटा
बेटा आपके पुराने, आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स इतने बढ़िया बढ़िया आइडियाज़ बना गए कि आप सिर्फ उन्हीं के बेसिस पर बड़ी आसानी से न्यू आइडियाज़ डेवलप कर लेते हो। बच्चा कहता है कोई एग्जाम्पल कैलकुलस, एग्जाम्पल कंप्यूटर्स। तो जब कंप्यूटर्स डेवलप हुए तो जिन्होंने वो डेवलप करा उन्होंने तो फ़ायदा उठाया, लेकिन आपको नहीं लगता आने वाली जनरेशन से कितना फ़ायदा उठाया? उसका फ़ायदा उन्होंने उठाया आपके वेदर फोरकास्टिंग में, एनिमेशन के अंदर, फिल्म मेकिंग के अंदर एंड व्हाट नॉट। तो कहता है विद दिस इन माइंड वी माइट रेफर टू द एक्सटर्नलिटी एसोसिएटेड विद फाई एज स्टैंडिंग ऑन शोल्डर्स इफेक्ट एंड बाय एक्सटेंशन द एक्सटर्नलिटी एसोसिएटेड विद लैम्डा एज स्टेपिंग ऑन टोज इफेक्ट। स्टेपिंग ऑन टोज मतलब डुप्लीकेशन। Next, we discuss how resources are allocated in this economy. There are two key allocation. First, we assume that that a part of fraction of output is invested in capital. Second, we have to decide how much labor market or rather labor works to produce output and how much works to produce ideas. Recognizing that there are two activities, तो अभी आ गया Ly plus La is equal to L, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको. So in a more sophisticated model, the allocation of labor is determined by utility maximization in market. However, it is again convenient to make the solo style assumption that the allocation of labor is constant. Finally, the economy has some initial endowment. When it begins, we assume the economy starts out with K naught units of capital, L naught units of labor and A naught ideas. तो बेटा ये तो थे बेसिक एलिमेंट। अब हम आपको दिखाएंगे कि रोमन मॉडल के अनुसार कोई भी इकॉनमी ग्रो कैसे करती है। एंड माइंडेड, शुरू में ही मैंने बता दिया रोमन मॉडल एप्लीकेबल है डेवलप्ड इकॉनमीज के लिए। So what is growth rate in this model along a balanced growth path? Well, provided a constant fraction of population is employed producing ideas, letting lowercase letters denote per capita variables and letting gx denote the growth rate of some variable x along the balanced growth path, it is easy to show that gy is equal to gk is equal to ga. That is per capita output, capital labor ratio and the stock of ideas must all grow at the same rate along a balanced growth path. If there is no technological progress, there shall be no growth. आप याद करो सोलो में भी हमने यही किया था, इंडेफिनिट ग्रोथ टेक्नोलॉजी की वजह से ही हुई थी। मगर यहाँ पे उसको दूसरे तरीके से मोल्ड करेंगे। आप देखेंगे पॉपुलेशन का रोल आएगा इसमें। उसमें हमने देखा था पॉपुलेशन अगर बढ़ती है तो नेगेटिव इफेक्ट आता है, यहाँ पे हम दिखाएंगे कि अच्छा होता है। Therefore, the important question is what is the rate of technological progress along a balanced growth path? The answer to this question is found by rewriting the production function for ideas in equation 4, dividing both sides by A. So what is equation 4? Let me show you that as well. This is your equation 4. इसको A से divide किया मेरा बच्चा both sides and we get this. So along a balanced growth path, A by A's GA is constant, but this growth rate will only be constant if both numerator and denominator of this right hand side also grows at the same rate. Logs and derivatives लिए दोनों साइड से and we have got this. So along a balanced growth path, the growth rate of the number of researcher must be equal to the growth rate of population. And ये तो हो ही गई, अगर वो ज़्यादा हो गई तो population से ज़्यादा researcher कैसे हो सकते हैं, right? So substituting that in 6, we have got this. So basically growth आपको मिलेगी in parameters पर. Thus in long run growth rate of this economy is determined by the parameters of the production function for ideas and the rate of growth of researcher which is ultimately given by the population rate. तो ये जो फीचर्स है ना, ये बेसिकली फीचर्स ना कह के आप कह लो अलग अलग केसेस हैं बेटा। पहला, सपोज लैम्डा 1 है, phi 0 है, सो दैट द प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसर्चर इज कांस्टेंट एट दिस रेट। इन दिस केस देयर इज नो डुप्लीकेशन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसर्चर टुडे इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टॉक ऑफ आइडियाज दैट हैव बीन डिस्कवर्ड इन द पास्ट। तो ये ऐसा दिखेगा, क्यों? आप देख लो, ये 1 रखोगे, ये 0 रखोगे। हाँ सर, देख लो आप, ये 1 रख, ये 0 रखा, डोंट यू थिंक यू विल बी बैक एट दिस? You keep this 1, you keep this 0, should be back at this. This is we've got. So now suppose that the number of people engaged in the search for ideas is constant. Since delta is also constant, the economy generates a constant number of new ideas, delta LA each period. Let's suppose delta LA is 100. So economy begins with some stock of ideas A not generated by previous discoveries. ये examples और clear हो जाएगा। Initially 100 new ideas per period may be a large fraction of the existing stock A naught. Over time though, the stock grows and the 100 new ideas became a smaller and smaller fraction of the existing stock. Therefore, the great growth rate of this stock of ideas falls over time, eventually approaching 0. मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं ना हर साल 2 AC खरीदता हूँ। तो मेरे पास शुरुआत में 10 AC थे, तो जब मैंने 2 खरीदे तो वो 20% रहा। हाँ सर, अब मेरे पास 12 हो गए, राइट। अब अगर 12 थे फिर मैंने 2 AC लिए तो वो 16.6% हो गए उसके, तो राइट सर। अब मेरे पास 14 हो गए, फिर मैं 2 ले रहा हूँ तो वो फिर और फ्रैक्शन कम हो गया, फिर 16 है, फिर मैं 2 ले रहा हूँ तो वो फ्रैक्शन कम होते चले जाएगा मेरे बच्चों।
So notice, however, the technological progress never ceases. The economy is always creating 100 new ideas. It is simply that these 100 new ideas shrink in comparison with the accumulated stock of ideas. In order to generate exponential growth, the number of new ideas must be expanding over time. This occurs if the number of researchers is increasing. For example, because of world population growth, more researcher means more ideas. Thus, growth in idea is clearly related to the growth of population. Population ज़्यादा तो नए आइडियाज़ और इसीलिए बढ़िया। कहा था ना पॉपुलेशन बढ़ना अच्छा प्रूव होगा यहाँ पर। मेरे पास एक हिस्टोरिक प्रूफ भी है। आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी सिविलाइजेशंस हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो गई और कुछ सिविलाइजेशंस हैं लाइक आर्स इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है, तो वो अभी भी रही। क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, न्यू आइडियाज़ आते रहे और हम तरक्की करते रहे। लेकिन जिन भी सिविलाइजेशंस की पॉपुलेशन कम थी बच्चों, वो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ आइडियाज़ दे डाई डाउन। आगे बढ़ते हैं बच्चे। सेकेंड फीचर और रादर सेकेंड केस, द प्रोडक्शन फंक्शन फॉर आइडियाज़। अब जो ओरिजिनल रोमर ने 1990 के पेपर में लिखा था उसने लैम्डा 1 और फाई 1 मान लिया, तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। सो कहता है रीराइटिंग द इक्वेशन स्लाइटली वी कैन सी दैट दिस वर्जन ऑफ द रोमर मॉडल विल जनरेट सस्टेन्ड ग्रोथ इन द प्रेजेंस ऑफ अ कांस्टेंट रिसर्च एफर्ट। इन दिस केस रोमर assumes that the productivity of research is proportional to the existing stock of ideas. With this assumption, the productivity of researchers grows over time even if the number of researchers is constant. This specification has one problem though. Since LA is growing rapidly over time, equation 8 predicts that the growth rate of the advanced economy should also have risen rapidly over the last 40 years, but it did not happen. For example, US में पिछले 100 ईयर्स में 1.8 की एवरेज ग्रोथ रही है। सो दिस इजीली रिजेक्ट्स द प्रेडिक्शन गिवन बाय द रोमर, प्रोवाइडेड अगर आप ये एजम्पशन ले रहे हैं तो। थर्ड है बेटा, इन द न्यू क्लासिकल मॉडल चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी एंड चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट हैव नो लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। अब याद करो 16 में हमने केस किया था इन्वेस्टमेंट बढ़ने का इफेक्ट। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने से आपका नो डाउट पर कैपिटा स्टॉक बढ़ गया था, स्टडी स्टेट भी अच्छा हो गया था, मगर वो टेम्परेरी था, ठीक है, यही वो बोल रहा है। सो दिस रिजल्ट वाज नॉट सरप्राइजिंग वंस वी रिकॉग्नाइज दैट ऑल ग्रोथ इन द न्यू क्लासिकल मॉडल वाज ड्यू टू एक्सोजीनियस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। इन दिस मॉडल विद एंडोजीनियस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हाउएवर वी हैव द सेम रिजल्ट। द लॉन्ग रन ग्रोथ रेट इज इनवेरिएंट टू चेंजेस इन द इन्वेस्टमेंट एंड इवन टू changes in the share of population that is employed in research. This is seen by noting that none of the parameter in equation 7 is affected by when say the investment rate or R&D share of labor is changed. Instead, these policy affect the growth rate along a transition path to the new steady state, altering the level of income. That is, even after we endogenize technology in the model, the long run growth cannot be manipulated by policymakers using conventional policies such as subsidies to R&D. तो बेसिकली आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ही ये मॉडल आपको तरक्की दिखाएगा। कंपेरेटिव स्टैटिक्स इस ये बेसिकली केसेस हैं बेटा। तो 3 केसेस मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा मेरे बच्चों इसके थ्रू, जिसमें आपको एक तो पहला केस ये वाला होगा, अभी सिखा रहा हूँ सारा। दूसरा होगा मेरा बच्चा कंज्यूमर सरप्लस इफेक्ट, जो कि आप यहाँ से देखेंगे मेरे साथ, ऑप्टिमल R&D कहते हैं इसको। तीसरा केस है बेटा डिफरेंट सेक्टर्स, उसमें आपको दिखेगा फाइनल गुड सेक्टर, इंटरमीडिएट गुड सेक्टर, रिसर्च सेक्टर। वो क्योंकि सिर्फ इंटरप्रिटेशन ही है उसकी बेसिक मतलब फार्मूलाज की, तो वो आप मेरे नोट्स में से पढ़ लीजिएगा। तो 3 एप्लीकेशंस में से मैं 2 करा रहा हूँ, तीनों इंपॉर्टेंट है बट ठीक है, 2 में करा रहा हूँ। एक जो मैंने छोड़ी है सेक्टर्स वाली, फाइनल गुड सेक्टर, रिसर्च सेक्टर, इंटरमीडिएट गुड सेक्टर, वो आप मेरे नोट्स में से पढ़ लीजिएगा, डाउट्स के लिए क्लास में आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि वो बेसिकली फार्मूलाज का इंटरप्रिटेशन है। आइए कंपेरेटिव स्टैटिस्टिक्स। तो बेसिकली बेटा इसमें ये केस आएगा कि परमानेंट इंक्रीज इन R&D हुआ है, उसका इफेक्ट बताओ। आइए पढ़ते हैं। अगेन सोलो का यूज होगा इसमें थोड़ा सा। What happens to the advanced economies of the world if the share of the population searching for new ideas increases permanently? जैसे पहले 40% आइडियाज़ में थे, 60% आउटपुट में, तो सपोज 50% आइडियाज़ में आ गए। फॉर एग्जाम्पल सपोज देयर इज अ गवर्नमेंट सब्सिडी फॉर R&D दैट इंक्रीजेज द फ्रैक्शन ऑफ द लेबर फोर्स डूइंग रिसर्च। आप कहोगे इंडिया में होता है, बिल्कुल होता है भाई साहब। PhD अगर आप कर रहे हो तो आपको 50,000 रुपये ऑलमोस्ट महीने का देती है गवर्नमेंट। चले, once the growth rate of A is constant and model behaves just like the solo with exogenous technological progress. Therefore, our analysis proceeds in 2 steps. First, we consider what happens to technological progress and to the stock of ideas after the increase in R&D. We analyze the model as we did in solo. Now consider what happens if the share of the population engaged in R&D increases permanently. Let's assume for simplification lambda 1 phi 0. तो इक्वेशन 5 ऐसा दिखेगा, ठीक है।
where SR is the share of population growth in R&D, engage rather, so that LA is equal to SRL. Figure 5.1 show what happens to the technological progress when SR increases permanently to S prime R, assuming that the economy begins at steady state. In steady state, the economy grows along a balanced growth path at the rate of technological progress, GA, which happens to equal the rate of population growth under our simplifying assumption. So यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, the ratio LA by A is therefore equal to GA by delta because of the balanced growth path. Suppose the increase in SR occurs at time t naught with a population of L naught. The number of researchers increases as SR increases, so that the ratio LA by A jumps to higher level. The additional researcher produce an increased number of new ideas, so that the growth rate of technology is also higher in this point. This situation corresponds to the point labeled X in the figure. ये आगे बढ़ गया, ठीक है, रेशियो जंप कर गए. तो कहता है एट एक्स टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एक्सीड्स पॉपुलेशन ग्रोथ एन, सो दैट द रेशियो एल बाय एल डिक्लाइंस ओवर टाइम एज इंडिकेटेड बाय द एरोस, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूस टिल आप ये वापस इधर ना आ जाओ. इसका मैं लॉजिक बताऊं, आप एक बार बताओ, आप अगर आइडिया डेवलपमेंट में ज़्यादा लोग डाल देते हो, पॉपुलेशन आपकी बड़ी नहीं है, तो वो आइडिया डेवलपमेंट को आइडिया इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी तो बंदे चाहिए होंगे. तो आउटपुट सेक्टर में कम हो गए बंदे, सिर्फ आइडिया डेवलपमेंट में ज़्यादा जा रहे हैं, पॉपुलेशन आपकी बड़ी नहीं, सो दैट आप उसको यूज़ कर लेते आउटपुट सेक्टर में, तो फिर वो अल्टीमेटली डाई डाउन कर जाएगी, वापस आ जाएगी. खाली आइडिया डेवलप करके क्या करूँगा जब इम्प्लीमेंटेशन के लिए बंदे ही नहीं है, फैक्ट्रीज ही नहीं है. तो कहते हैं एट एक्स टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ए बाई ए एक्सीड्स पॉपुलेशन ग्रोथ एन, सो द रेशियो एल ए बाई एल डिक्लाइंस ओवर टाइम एज इंडिकेटेड बाय द एरोस. दिस प्रोसेस कंटिन्यूस अंटिल जी ए इज इक्वल टू एन. यही चीज़ ऐसे भी देख सकते हो, बड़ा फिर डिप डाउन हुआ और वापस आ गया. ये सेम चीज़ मैंने सोलो में भी आपको सिखाई थी. आगे बढ़ते हैं बच्चे, ये भी लेवल इफेक्ट भी सोलो में आप कर चुके हैं. So, what happens to the level of technology in the economy? Well, the level of technology is growing along a balanced growth path at the rate GA until time t naught. At this time, the growth rate increases and technology faster जाती है. Over time, however, the growth rate falls until it returns to GA. So, the level of technology is permanently higher as a result of the permanent increase in R&D. Now that we know what happens to the technology over time, we can analyze the remainder of the model. The long run growth rate of the model is constant, so much of the algebra that we used in Solo applies. For example, the ratio y by a is constant along a balanced growth path and is given by an equation similar to equation in Solo, which is this. तो ये सेम इंटरप्रिटेशन आप मेरे साथ सोलो में भी पढ़ चुके हैं, तो आप आराम से एक बारी इंटरप्रिटेशन देख लीजिए. मेनली मैं यहाँ से पढ़ के आपको इसका कंक्लूजन दे रहा हूँ, ये सब मैं पहले भी आपको सोलो में दे चुका हूँ. In this simple version of the model, per capita output is proportional to the population along a balanced growth path. In other words, the model shows a scale effect in levels. A larger world economy would be richer world economy. Why? A larger economy provides a larger market for an idea, raising the return to research demand effect. In addition, a more populous world economy simply has more potential creators of ideas. तो मोर द पॉपुलेशन हैप्पी द वर्ल्ड विल बी. एंड ये एक इतना बड़ा यू टर्न है आपको, यू कैन एक्चुअली से माई होल लाइफ इज़ अ लाई और वॉज अ लाई, क्योंकि आपको हमेशा ये भरा गया था कि पॉपुलेशन बढ़ना इज़ अ बैड थिंग. मैं आपको एक सिंपल सा यहाँ पे एडवाइस दूंगा, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके सिर्फ फ़ायदे हों या जिसके सिर्फ नुकसान हो. ठीक है, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है. आपको अगर पढ़ाई के क्या नुकसान है, बेटा मेरे को चश्मा बचपन से नहीं लगा हुआ था. सर टेररिस्ट के क्या फ़ायदे हैं, बेटा पॉपुलेशन कम हो जाती है. तो देखने का नज़रिया है जी. आई एम नॉट प्रमोटिंग दोस्त, राइट, those things. Anyways, the other terms in equation 11 are readily interpreted. The first term is familiar from the original Solo model. Economies that invest more in capital will be richer. For example, two terms involve the share of labor devoted to research SR. The first time SR appears, it enters negatively, that reflecting the fact that more researchers means fewer workers producing output. The second time it enters positively to reflect that more researchers means more ideas. तो यही वो बता रहा है, एक बारी नेगेटिव आ जाता है, एक बारी पॉजिटिव आ जाता है. क्लियर दिस वन? क्लियर सर? अब आते हैं ऑप्टिमल R&D. तो बच्चा कहता है तो फिर आप बताओ ना क्या ऑप्टिमल R&D होना चाहिए फॉर्म्स का, इकोनॉमिक्स का बेसिकली. तो आइए सीखते हैं. तो देखते हैं जी, एक मिनट जी, ये क्या हो गया. चले, आई होप अब थोड़ा सा बेटर होगा. या चलिए पढ़ते हैं जी, लेट्स सी. तो हमें कहते हैं इफ़ द शेयर ऑफ पॉपुलेशन दैट वर्क्स इन रिसर्च ऑप्टिमल इज रादर नो, देर आर थ्री डिस्टॉर्शन टू रिसर्च इन द मॉडल दैट कॉजेज एसआर टू डिफर फ्रॉम इट्स ऑप्टिमल लेवल. तो वो क्या हैं थ्री डिस्टॉर्शंस, लेट्स सी.
First, the market values research according to the stream of profits that are earned from the new design, but misses that the new invention may affect the profitability or productivity of future research as well. Recall that phi is greater than zero implies कि जो आज आपकी रिसर्च आ रही है, जो आपके आइडिया आ रहे हैं, वो सिर्फ आज ही आपको नहीं फ़ायदा देंगे, आने वाली जनरेशन को भी फ़ायदा देंगे. तो अब मैंने एक आइडिया डेवलप करा, मैं एक कंपनी के पास गया, मैंने कहा ये मेरे पास आइडिया, कितने पैसे ऑफर करोगे. तो वो ये हिसाब लगाएंगे कि उस आइडिया को वो बेच के उसका प्रोडक्ट बना के कितने पैसे कमा पाएंगे, उसके हिसाब से दे विल टेल मी. बट डोंट यू थिंक मेरे प्यारे बच्चों, वो ये चीज़ मिस करेंगे कि मेरे उस आइडिया से फ्यूचर जनरेशन को क्या फ़ायदा होगा, उसके पैसे नहीं देंगे वो मुझे. सो दिस इज कॉल्ड मिसिंग मार्केट इफेक्ट. Second, the stepping on toes effect is also a classical externality. It occurs because researchers do not take into account the fact that they lower research productivity through duplication, where lambda is less than 1. In this case, however, the externality is negative, therefore the market tends to provide too much research. वो डुप्लीकेशन का भी इसमें प्रॉब्लम आ जाएगा. थर्ड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर मैंने एक केमिकल डेवलप किया है जिसमें ना जो सिर्फ ₹1 का आता है, और उसमें अगर आपने पेन से कुछ लिखा हो ना, बस हल्का सा रब करो, वो मिट जाता है सारा, ठीक है. और मैं उसके चार्ज करता हूँ, ₹1 की कॉस्ट है, मैं चार्ज करता हूँ ₹500. तो बच्चा कहता है क्या बात कर रहे हो, भगवान को मुँह नहीं दिखाना आपने. मैंने कहा मतलब कि सर ₹1 की चीज़ के 500 चार्ज करोगे, भगवान से डरो, ऊपर नहीं जाना क्या. मैंने कहा भाई ऊपर तो जाना है, लेकिन दिक्कत क्या है. कह रहा सर आप चोरी कर रहे हो, ₹1 की चीज़ के 500 बना दे रहे हो. तो मैं उसको कहूँगा कि भैया ऐसा है, मैंने इतना टाइम जब लगाया है उस पर, तो मैं उसके पैसे भी तो लूँगा. आप कहोगे कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहता हूँ कि अगर परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो, ये कॉन्स्टेंट MC हो, तो ये पूरा कंज्यूमर सरप्लस होगा, तब जब मैं P = MC लूँगा. हाँ सर, पर मैं यहाँ पे PMC क्यों लूँगा, मैं तो नहीं लूँगा, मैं तो PMC से ज़्यादा चार्ज करूँगा, अपना प्रॉफिट भी रखूँगा, तो आपका कंज्यूमर सरप्लस छोटा पड़ जाएगा. सो ये थर्ड डिस्टॉर्शन है कि मैक्सिमम कंज्यूमर सरप्लस आप रियलाइज नहीं कर पाते. यही यहाँ पर मैंने वो कहानी के तौर पे बताया है. मोनोपोली प्रॉफिट के लिए जाएगा आइडिया का इन्वेंटर, एंड दिस इज़ वेयर आप कहोगे कि यार कंज्यूमर सरप्लस कम कर देते हो आप इसमें. So guys, around 25 minutes, chapter number 5, huge chapter under your belly. I hope this video helps.